हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सोलेनेसी फैमिली के बारे में। सोलेनेसी जो कुल होता है वो पादप जगत का सबसे बड़ा कुल होता है। ठीक है, तो सोलेनेसी फैमिली को सबसे बड़ा पादप का कुल कहा जाता है और इसको आलू कुल भी कहा जाता है। तो ये जो फैमिली होती है, इसके जो मेंबर्स होते हैं, इसके जो सदस्य होते हैं, वो उष्णकटिबंधीय इनकी गर्मी में, शीतोष्ण में, उपोष्ण में, हर जलवायु में पनप जाते हैं। तो ये क्या होता है, सबसे बड़ा पादप जगत होता है। इसको हम क्या कहते हैं, पादप जगत नहीं, सबसे बड़ी फैमिली होती है तथा इसे हम आलू कुल भी कहते हैं। इसके पौधे शाकीय, झाड़ी, छोटे वृक्ष भी होते हैं। यानी कि इसके जो पौधे होते हैं शाकीय भी होते हैं। शाकीय पौधे किसे कहते हैं, जो हरे होते हैं, कोमल इनके तने होते हैं, 3 से 5 सेंटीमीटर तक इनकी लंबाई होती है। तो तथा सूर्य की उपस्थिति में क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण कर लेते हैं, यानी पादप को भोजन भी उपलब्ध करवा देते हैं। तो ये कार्य वैसे पत्तियों का होता है, लेकिन इनमें क्या होता है, तने भी ये कार्य कर लेते हैं। शाकी होते हैं, झाड़ियां भी होती है। इसमें झाड़ियां क्या होती है, जैसे हमने मेहंदी का पादप देखा होगा, उसमें क्या होता है, ये सब झाड़ी की तरह लगे हुए रहते हैं। तो इसके कुछ सदस्य झाड़ी भी होते हैं और कुछ सदस्य छोटे वृक्ष भी होते हैं। छोटे छोटे वृक्ष जो होते हैं वो भी ये होते हैं। इनका तना होता है, शाकी होता है तथा भूमिगत होता है। इन हमने पढ़ाई की है, शाकी होते हैं, इनके तना कैसा होता है, कोमल होता है, हरा होता है। तो ये शाकी भी होते हैं तथा भूमिगत भी होते हैं, यानी कि क्या करते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। रूपांतरित होकर क्या करता है, इनका तना होता है भूमि के अंदर चला जाता है और फूल कर आलू जो हो गया, आलू क्या होता है, इसमें तना जो होता है भूमि के अंदर चला जाता है, फूल कर ये खाद्य का संचय कर लेते हैं, यानी भोजन को इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, भूमिगत भी होते हैं। इनकी जो पत्तियां होती है वो एकांतर होती है, सरल होती है, अनुपर्णिक होती है तथा जाली का सिरा विन्यास पाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं कैसे क्या होता है इनमें। यानी कि ये हो गई तना। तना में क्या होता है, एक नोड या एक गांठ से सिर्फ एक पत्ती का विकास होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एकांतर। ठीक है, और ये क्या होता है, एक दूसरे के आमने सामने होती है, तो हम इसको बोलते हैं एकांतर पर्णविन्यास। ठीक है, ये सरल होती है। अनुपर्णी क्या होता है, एक ये तना है, इससे एक लीफ लग गई, इससे नीचे आधार भाग में, यानी कि जिस भाग से ये जुड़ी रहती है उसके आधार भाग में छोटी छोटी पत्तियां निकल जाती है। इस प्रकार से छोटी छोटी पत्तियां निकल जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अनुपर्णी। तो ये अनुपर्णी भी होता है और इनमें क्या पाया जाता है, जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है। ये लीफ है, ये मिड लीफ है। सिरा तथा सिरिकाएं जो होती है इस प्रकार से विन्यासित होती है कि एक जाल सा बना लेती है। तो इस जाल से बना लेती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, जालिका रूपी सिरा विन्यास। तो इनकी पत्तियां कैसी हो गई, एकांतर होती है, एक नोड से एक पत्ती का विकास होता है, सरल होती है, अनुपर्णी होती है, यानी कि आधार भाग में छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती है और जालिका सिरा विन्यास पाया जाता है। यानी कि जो सिरा तथा सिरिकाएं होती है वो एक जाल सा बना लेती है, तो हम इसको बोलते हैं जालिका रूपी सिरा विन्यास। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पुष्पीय अभिलक्षण, यानी कि इनके पुष्प के कैसे कौन से लक्षण होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं पुष्पीय अभिलक्षण। तो हम पुष्पीय अभिलक्षण के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पुष्प क्रम, यानी पुष्प जो होते हैं किस प्रकार से किस क्रम में विन्यासित होते हैं, तो हम उसको पुष्प क्रम कहते हैं। ये एकल होते हैं तथा ससीमाक्सी होते हैं। एकल होते हैं यानी पुष्प जो होता है एक पार्ट पे एक ही लगा रहता है। ससीमाक्सी मतलब ये हो गया तना और ये गया पुष्प, यानी कि इसकी वृद्धि क्या हो गई, जब इसके मुख पर पुष्प बन गया तो इसकी आकृति हो गई सीमित, क्योंकि ये आगे और वृद्धि नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार की जो सीमित वृद्धि होती है ऐसे पादपों को हम क्या कहते हैं, ससीमाक्षी। तो इसकी पुष्पक्रम क्या होता है, एकल होता है तथा ससीमाक्षी ये होते हैं। अब होता है इसमें फूल। फूल किस प्रकार का होता है, फूल होता है उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी किसको कहते हैं, ऐसा फूल जिसमें नर तथा मादा एक ही पुष्प पर उपस्थित हो, तो हम उसको बोलते हैं उभयलिंगी या बाइसेक्सुअल। तो इसमें क्या होता है, फ्लावर जो होता है उभयलिंगी होता है, त्रिज्या सम्मित होता है। त्रिज्या सम्मित किसको कहते हैं, अगर पुष्प को समान भागों में अगर बांटा जाए, कोई भी रेखा, कोई भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा पुष्प को तो समान भागों में अगर बांट देती है, तो हम उसको कहते हैं त्रिज्या सम्मित प्रकार का पुष्प। तो ये होता है उभयलिंगी भी होता है, यानी नर मादा एक में उपस्थित होते हैं फूल में, तो ये त्रिज्या सम्मित भी होता है, यानी कि इसको हम बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे बाह्य दल, क्योंकि पुष्प में सबसे बाहर जो संरचना होती है वो बाह्य दल होती है, कैलिक्स होती है। तो कैलिक्स किस प्रकार का होता है, ये 5 होते हैं, यानी कि पत्ती जो समान संरचना होती है ना कैलिक्स की, वो किस प्रकार कितनी होती है, 5 होती है। ठीक है, और ये संयुक्त होती है, यानी कि आपस में जुड़ी हुई रहती है। अगर ये आपस में जुड़ी हुई है तो हम इसको पुष्प सूत्र में कोष्टक से लिखते हैं। अगर ये जुड़ी हुई नहीं है तो पुष्प सूत्र लिखते समय हम इसको ब्रैकेट जो होता है हमारा, ये हम हटा देते हैं। ठीक है,
और ये जुड़ी हुई है इसलिए हम इस पर ब्रैकेट लगा देते हैं। तो बाह्य दल जो होता है, कैलिक्स जो होता है, उसकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। ये संयुक्त होते हैं यानी कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और दीर्घस्थायी होते हैं यानी कि काफी समय तक ये जीवित रहते हैं। इनका जो जीवन काल होता है वो कम समय के लिए नहीं होता है। कोर स्पर्शी होता है यानी कि जो बाह्य दल होते हैं वो 5 होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। और कोर स्पर्शी यानी कि इनका जो कोर होता है, इनका जो कोना होता है, आपस में एक दूसरे को स्पर्श करता हुआ रहता है। हमने कोर स्पर्शी दल विन्यास पढ़ा, कोर स्पर्शी बाह्य दल विन्यास पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि कोर स्पर्शी किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, अब होते हैं दल। बाह्य दल के जो अंदर जो संरचना होती है, दल कैसे होता है? रंगीन होते हैं। तो ये दल जो होते हैं वो भी 5 होते हैं यानी कि दल की संख्या भी 5 होती है। और ये कोष्टक में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये जुड़े हुए हैं। तो ये संयुक्त होते हैं और कोस्पर्शी होते हैं यानी कि बाह्य दल और दल जो होते हैं 5-5 होते हैं और ये संयुक्त होते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं तथा इनके जो कोने होते हैं वो आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते रहते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कोस्पर्शी। अब उसके बाद होता है पुमंग। पुमंग क्या होता है? नरजनन होता है यानी पुष्प में ये जो पार्ट होते हैं वो तो क्या होता है, मतलब कि जो सहायक अंग होते हैं, बाकी ये जो अंग होते हैं वो क्या होते हैं? लैंगिक अंग होते हैं। तो हम पढ़ेंगे पुमंग यानी नरजननांग क्या होते हैं। ये 5 होते हैं जो पुमंग होते हैं, पुकेशर होते हैं। इस प्रकार से इनकी संरचनाएं जो होती है, द्विकोष्ठकी, ये पुकेशर, इसमें परागकण पाए जाते हैं, ये नरजननांग कहलाता है यानी ये पूरा क्या कहलाता है? पुमंग कहलाता है। तो ये पुमंग जो होते हैं इसमें 5 पुकेशर होते हैं, वो भी जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए हमने इसको कोष्टक में लिखा है। और ये क्या होते हैं? दल लग्न होते हैं। दल से यानी जो ये दल होता है ना, कोरोला वाला पार्ट, उससे जुड़े हुए रहते हैं यानी ये दल है, पंख समान की संरचना होती है, उससे क्या होते हैं? ये जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये पुमंग जो होते हैं 5 होते हैं पुकेशर और ये दल लग्न होते हैं यानी दल से जुड़े हुए रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे जायांग यानी मादा जनन किस प्रकार से होता है। ये द्विअंडपी होते हैं यानी कि जो हमने पढ़ा था वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय, इस प्रकार से था वर्तिकाग्र, ये था वर्तिका और इस प्रकार से था अंडाशय। अंडाशय में क्या पाए जाते हैं? अंडाणु पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाते हैं। तो ये द्विअंडपी होते हैं यानी इसमें 2 अंडे पाए जाते हैं। युक्तांडपी होते हैं यानी कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ऊर्ध्वाधर होते हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब होता है कि समतल से या ऊर्ध्वाधर, समतल से जो कोई रेखा अगर निकले तो इसको 2 समान भागों में विभाजित कर सकती है। ऊर्ध्वाधर मतलब अंडाशय जो होता है ऊपर की तरफ आ जाता है, बिल्कुल मध्य में होता है, और बाकी जो पुष्प के बाकी सारे जो अंग वो क्या होते हैं? नीचे की तरफ होते हैं। अंडा ऊपर और बाकी जो सारे अंग हो गए वो नीचे की तरफ व्यवस्थित होते हैं, तो हम इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। तो जायांग क्या होता है? द्विअंडपी होते हैं, 2 अंडे इसमें पाए जाते हैं, वो भी आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए हमने इसको युक्तांडपी कहा। और ये क्या होता है? ऊर्ध्वाधर होते हैं। फल जो होते हैं वो संपुट होते हैं तथा सरस होते हैं यानी कि इसके बाहर एक आवरण पाया जाता है। और कोई कोई पुष्प, कोई फल ऐसे होते हैं जो इसमें रस भी होता है, तो इसको हम सरस भी कहते हैं। बीज जो होता है वो भ्रूणपोषी होता है यानी कि बीजांड जो पाए जाते हैं उसमें 2 अंड जो हो गए युक्तांड भी हो गए, जिससे क्या होता है? अंडा का निर्माण हो जाता है, इनके बीज बन जाते हैं। और बाकी जो होते हैं वो क्या होते हैं? भ्रूणपोष बनाते हैं, इनके भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं, तो ये भ्रूणपोषी भी होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पुष्प सूत्र। पुष्प सूत्र से हमें पूरा ये जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं त्रिज्या समिति। ये जो साइन होता है वो क्या होता है? त्रिज्या समिति का होता है यानी पुष्प को हम समान भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो ये त्रिज्या समिति हो गया। ये उभयलिंगी हो गया, नर तथा मादा जो हो गए पुष्प में एक ही पुष्प में उपस्थित होते हैं, इसलिए हम इसको उभयलिंगी कहते हैं। ये साइन उभयलिंगी का है। कैलिक्स हो गया, कैलिक्स 5 होते हैं तथा जुड़े हुए होते हैं, इसलिए हमने इसको कोष्टक में लिख लिया। कोरोला होते हैं वो भी 5 होते हैं यानी दल जो होते हैं वो भी 5 होते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। एंड्रोशम यानी पुकेशर जो होते हैं वो भी 5 होते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन ये दल लग्न होते हैं, दल से जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए हम इसको इस साइन से दर्शाते हैं कि ये जो कैलिक्स और ये एंड्रोशम आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ऊर्ध्वाधर होता है जायांग, गाइनोशम जो होता है ऊर्ध्वाधर होता है, इसलिए हम इसके नीचे एक रेखा खींचते हैं। और ये द्विअंडपी है इसलिए हम इसमें 2 लिखा, और ये जुड़े हुए रहते हैं इसलिए हमने इसको कोष्टक से प्रदर्शित करा। तो इस प्रकार से होता है सोलेनेसी फैमिली। और इसमें कौन से कुल आता? इसमें कौन से आते हैं? आलू, अगर आलू जो होते हैं इसमें आते हैं, और इसको हम आलू कुल भी कहते हैं।